हमने लास्ट 2 लेक्चर में पहले प्योर रेजिस्टेंस के लिए कैसा होगा पूरा एनालिसिस किया था, फिर प्योर कैपेसिटर के लिए किया था, और थर्ड हमने क्या किया था, प्योर इंडक्टर के लिए। तो क्या क्या समझ आया था? प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में करंट लीड करेगा और इंडक्टर में कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। ये चीज हम समझ चुके हैं। और रेफरेंस हम लोग किसको मान के चलेंगे? करंट को ही मान के चलेंगे। अच्छा, यहाँ ना एक चीज मैं कल नोटिस किया, इसका स्पेलिंग गलत है। ये जो लैग रहता है LAG वाला रहता है ना, ये LEG लैग हो गया था। ठीक, बाकी सब तो ओके है। होमवर्क क्वेश्चन था क्या? चलो, इसका आंसर क्या आया है? कितना है इसका? 7.85 क्या है? रिएक्टेंस। ठीक है, और करंट? ठीक, सही है। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ source of 220 volt. Find the inductive reactance and the RMS current in the circuit if the frequency of source is 50 Hz. पहले निकाले थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग XL बोलेंगे। तो XL इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा L। ये हो जाएगा 2 पाई F इंटू L। तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का पाई रख लेते हैं। पाई की जगह कितना पुट कर लें? 3.14 पुट कर लेते हैं। F की जगह पे 50 और L की जगह पे 25 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, जब पूरा सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा? 7.85। तो सॉल्व आप लोग कर लेना इसको। आंसर क्या आ जाएगा? ओम। ये पहला चीज निकाल लिया अपन। सेकंड चीज क्या निकालना है? RMS करंट। तो IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन XL। XL तो मिल चुका है। अब VRMS क्या होगा? ये जो गिवन वोल्टेज है क्या है? सीधा RMS ही गिवन होता है डायरेक्ट। तो 220 अपॉन 7.85 कितना हो जाएगा? लगभग 28 आ जाएगा, 28 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, a light bulb and an open coil inductor are connected to an AC source through a key as shown in figure. क्या बोल रहा है? एक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक इंडक्टर है, बोल रहा है कॉइल है, और वो किससे कनेक्ट है? अ लाइट बल्ब। ये लाइट बल्ब है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है, कौन सर्किट हो गया? RL सर्किट हो गया ये, है ना। RL सर्किट आगे आएगा। The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into interior of inductor. The glow of bulb. अच्छा, ये क्वेश्चन लोग किए हैं, याद है? मतलब बीच में क्या डाल देना? उसमें आयरन डाल देना है। तो क्या होगा उससे? उसके म्यू पे, म्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा, और म्यू अगर इंक्रीज होगा तो ये उसका आंसर भी लिखा है। As the iron rod is inserted, the magnetic field inside the coil magnetize the iron, increasing द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। उसके अंदर में क्या हो जाएगा? मतलब ये ऐसा वाला है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। ये हमारे पास क्या है? एक सोलेनॉइड है या इंडक्टर बोल सकते हो। पहले इसके अंदर में कुछ नहीं था, तो क्या है? म्यू नॉट। और अब इसके अंदर में क्या कर दिया हम लोग? एक आयरन का पीस डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू एम। तो म्यू एम ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगा किससे? म्यू नॉट से। तो कंसिक्वेंटली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। इससे क्या हो जाएगा? उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द अप्लाइड AC वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लिविंग लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, देयरफॉर ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब डिक्रीजेस। तो ज्यादा कौन वोल्टेज ड्रॉ कर लेगा? ज्यादा वोल्टेज ड्रॉ कर लेगा इंडक्टर, है ना। तो जो भी हमारे पास क्या है? दो चीजें हैं, पहला इंडक्टर है और दूसरा क्या है? बल्ब है। तो जब हम इंडक्टर में कुछ नहीं रखे हैं तो फ्री स्पेस है, तो म्यू अलग रहेगा, तो वोल्टेज क्या रहेगा? कम रहेगा। V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू LdI अपॉन dt। बट जब हम लोग क्या कर देंगे? जब हम यहाँ पर
आयरन पीस डाल देंगे ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा तो ये ज्यादा अपीयर कर लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो कम करंट ये फ्लो होगा, कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्ब जो है पहले कंपेरिजन में कम ग्लो करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर ये हमने समराइज किया था तीनों के तीनों को एक साथ, ये बढ़िया तरीके से, ठीक है, ये सारा कुछ एक साथ इसमें पता चल जाएगा। दोनों क्या है, सेम फेज में है। पावर क्या है, VRMS इंटू IRMS। C और L दोनों में पावर क्या होता है, 0 होता है। XC और XL का हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वैल्यू देख लिया था, ठीक है। यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है। प्योर में कितना होता है, 90 डिग्री से लीड करता है, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, प्योर में 90 डिग्री से, ठीक है। यहाँ पर आई नॉट क्या हो जाएगा, V0 अपॉन XC, जहाँ XC क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C। आई नॉट क्या हो जाएगा यहाँ V0 अपॉन XL, जहाँ XL क्या हो जाएगा ओमेगा L। तो ये सारा इंफॉर्मेशन एक साथ इसमें आ चुका है। चलो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, हम प्योर रेजिस्टेंस तो देख लिए, प्योर इंडक्टर भी देख लिए, अब हम दो चीजों को क्या करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं। तो हम मिक्स कर रहे हैं किसको, R और L को, रेजिस्टेंस और दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे। देखो सीरीज RL सर्किट, मतलब सीरीज में क्या लगाने वाले हम लोग, R और L को लगाने वाले हैं। ध्यान से देखना, अगर ये एक आप समझ गए तो RC समझ जाओगे, फिर LC समझ जाओगे, फिर RLC भी ज्यादा कुछ टफ नहीं लगने वाला आपको। ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, एक रेजिस्टेंस है और दूसरा क्या है, एक इंडक्टर है। इन दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमने क्या ले लिया, एक सोर्स, AC सोर्स। ये हो गया हमारे पास एक RL सर्किट। क्या सर्किट है ये, RL सर्किट है, जिसमें हम रेजिस्टेंस R एज्यूम कर लेते हैं और इसका इंडक्टेंस कितना, L एज्यूम कर लेते हैं। AC सोर्स का EMF हमने E मान लिया, या फिर V मान सकते हैं, या फिर हम क्या मान सकते हैं, सीधा सीधा E इक्वल टू VM या V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट अगर हम t पे बात करते हैं, एट एनी इंस्टेंट t, तो क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, उसको हम बोल देंगे VR, और इंडक्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, VL कह देंगे। जब हम किसी एक इंस्टेंट पे बात करेंगे, एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t पे क्या होगा, जो भी हमारे पास E है, जो बैटरी का EMF है, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, ये VR प्लस VL। बट ध्यान रखना ये कब है, ये एट एनी इंस्टेंट पे वैल्यू हो गया। ये कब है, ये एट एनी इंस्टेंट पे। एट एनी इंस्टेंट पे जब हम वैल्यू देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जितना बैटरी का रहेगा वो इन दोनों में ही अपीयर होगा। बट हम अब इस वोल्टेज का वैल्यू आगे ऐसे नहीं निकाल सकते कि VR की जगह पे IR पुट कर दें और VL की जगह पे LDI/dt पुट कर दें, नहीं, क्योंकि वो वैल्यू हमको RMS वैल्यू देगा, तो हमें इसके लिए फेजर का जरूरत पड़ेगा। तो फेजर का सही जो वैल्यू है, उसका सही जो रोल है, अब आपको समझने वाला है। तो हम अगला क्या करेंगे, फेजर ड्रॉ करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा हमारा फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। जब हम प्योर आर सर्किट देखे थे, तो प्योर आर सर्किट में क्या था, प्योर आर सर्किट में करंट किधर था, हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया था, आर आई को इधर मान लेते हैं। आई जो होगा, जब करंट आई फ्लो होगा तो वही करंट जो है रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, और वही करंट किसमें फ्लो होगा, इंडक्टर में। तो क्या मैं आई इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई एल ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट आई को इधर ड्रॉ कर दिए। अब करंट आई के रिस्पेक्ट में जब प्योर रेजिस्टेंस था तो वोल्टेज किधर गया था, सेम फेज में। किधर गया था, सेम फेज में। तो ये आ जाएगा सेम फेज में वोल्टेज। देखो ये किसका वोल्टेज हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का। ये आ गया अपने पास क्या, वी आर। कोई दिक्कत समझने में। अब
इंडक्टर भी है, तो जब प्योर इंडक्टर था तो प्योर इंडक्टर क्या किया था, प्योर इंडक्टर जो था वो करंट से क्या किया था, प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड किया था। कौन लीड किया था, वोल्टेज। प्योर रेजिस्टेंस में V और R दोनों सेम फेज में, प्योर कैपेसिटर में करंट लीड किया था और प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड किया था। तो वोल्टेज लीड किया है तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर बनाएंगे। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक जस्ट बॉडी जैसा से भी बनाने की कोशिश किया था। ये क्या है, प्योर रेजिस्टेंस, ये क्या है, कैपेसिटर, और ये क्या है, इंडक्टर। तो ये जरूर याद रखना है ना। अब नेक्स्ट देख लो, इंडक्टर कहाँ आ जाएगा, इंडक्टर में वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा इधर पे। ये वोल्टेज किसका, वोल्टेज इंडक्टर का, ये हो जाएगा VL। समझ आया कि नहीं। अब जब हम नेट वोल्टेज की बात करेंगे जो कि इन दोनों के अक्रॉस आएगा, तो इन दोनों के अक्रॉस जो आएगा वो क्या कहलाएगा, V नेट। क्या हो जाएगा, V नेट। और वही V नेट एक्चुअल में क्या होगा, V होगा इसका मतलब VRMS। क्या हो जाएगा, ये VRMS हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। चाहे V नेट बोलो या इस बैटरी के अक्रॉस जो RMS वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज नहीं बोल रहे हम लोग, V नॉट। जब हम यहाँ पर रीडिंग की बात करते हैं तो कौन सा रीडिंग आता है बैटरी में, VRMS। तो चाहे हम लोग बैटरी का VRMS बोले या V नेट बोले, दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसको अपन चाहें तो ERMS भी बोल सकते हैं। तो VRMS बोले या ERMS बोले, बात एक ही है। या फिर हम क्या बोलेंगे, नेट। तो जो इन दोनों के अक्रॉस आएगा नेट वोल्टेज, वही तो एक्चुअल में बैटरी के अक्रॉस बैटरी मतलब यहाँ पे जो सोर्स है उसके अक्रॉस क्या रहेगा, VRMS रहेगा, है ना। अब ये नेट हम यहाँ से आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एक इंस्टेंट पे बात कर रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें रीडिंग चाहिए, RMS चाहिए। तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, VR और जो VL है इन दोनों का जो नेट रहेगा वही एक्चुअल में क्या कहलाएगा, V नेट कहलाएगा। अब हम यहाँ फेजर से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है, VR और VL में 90 का फेज डिफरेंस है। तो हम लोग उसको नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए हमको वेक्टर एडिशन का यूज करना पड़ेगा। तो जब हम वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे तो किधर पे जा रहा है, देखो ये कौन सा कलर, ग्रीन कलर ले लो क्या, नहीं इसको ले लेता हूं, येलो। तो इन दोनों के बीच में आएगा ये नेट जो है, किस पे डिपेंड करेगा इसको एक्सटेंड करने पे। मान लो इसको अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, ये देख लो इधर ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक, और इधर ये एक्सटेंड हो गया। और ये जो मिला ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा, V नेट कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, V नेट। अब V नेट निकालना है तो देख लो यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। ये अगर VL है तो ये भी क्या कहलाएगा, VL कहलाएगा। ये अगर VR है तो ये भी क्या कहलाएगा, VR कहलाएगा। समझ आया कि नहीं। तो V नेट अगर हमें निकालना है तो V नेट कैसे निकलेगा, V नेट इज इक्वल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ये आ गया V नेट का मैग्नीट्यूड। क्या आ गया, V नेट का मैग्नीट्यूड। और यही एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा VRMS। तो ये मिल गया हमको वोल्टेज, बट इस वोल्टेज का सिर्फ अभी क्या मिला है, मैग्नीट्यूड मिला है। क्या ये किसी प्रॉपर एक डायरेक्शन में है, नहीं है। तो आप देखो जो हमारा रेफरेंस है करंट, उससे ये कितने एंगल पर है, हम नहीं जानते इस एंगल को। तो क्या इस एंगल को निकाल सकते हैं, ये एंगल हो जाएगा फाई। क्या हो जाएगा, फाई। मतलब ये फाई एंगल पे, करंट से फाई एंगल पे क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। देखो कितना बढ़िया चीज समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो VR था, VR जो है करंट के सेम फेज में था। VR क्या था, करंट के सेम फेज में था। VL क्या था, करंट से 90 डिग्री पे लीड कर रहा था। लेकिन यहां पर जो नेट आ रहा है वो VR और VL दोनों की वजह से आ रहा है। तो VR जो है 0 डिग्री पे है, VL जो है 90 डिग्री पे है। तो अब कहीं उन दोनों के बीच में आएगा वैल्यू, इन दोनों के बीच में ही कहीं कहीं पर आएगा कौन, नेट आएगा। क्योंकि ये 0 है और ये क्या है, 90 है। तो दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो इसीलिए ये एक फाई एंगल पे क्या हो रहा है, हमको नेट मिल रहा है। कहने का मतलब जब प्योर L था तब 90 डिग्री था, लेकिन अब लीड जो कर रहा है, लीड तो करेगा अभी भी, जो नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज अभी भी करंट से लीड करेगा, बट अब 90 डिग्री लीड नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, कम लीड करेगा। क्या ये बात आपको समझ आया, ठीक है। चलो तो हमको पहले क्या मिल गया, इसका वोल्टेज मिल गया VRMS। अब VRMS के बाद से हम यहां पर एक और चीज निकाल सकते हैं। देखो जो V नेट को क्या मैं लिख सकता हूं, V नेट को मैं लिख सकता हूं करंट I। क्या लिख सकता हूं,
करंट आई और हो जाएगा करंट इंटू वोल्टेज, सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो देखो एक बात समझना, जब हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेते हैं, रजिस्टर लेते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? आर बोलते हैं। जब हम प्योर इंडक्टर लेते हैं, प्योर कैपेसिटर लेते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। प्योर कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन जब रेजिस्टेंस के साथ में क्या आ जाए? रेजिस्टेंस के साथ में या तो इंडक्टर आ जाए या कैपेसिटर आ जाए या इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आ जाए, तब इसका नाम बदल जाता है। अब इसका नाम हो जाएगा इंपीडेंस। क्या हो जाएगा? इंपीडेंस। और इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आया? मतलब करंट को अपोज करने वाले तीन तरीके के नेचर हमको देखने को मिले। पहला प्योर रजिस्टर करेगा तो रेजिस्टेंस कहलाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटर करेगा प्योर तरीके से, इंडक्टर करेगा प्योर तरीके से, तो वो कहलाएगा रिएक्टेंस। लेकिन जब तीनों मतलब रेजिस्टेंस के साथ कोई और मिल जाए तब उसका नाम क्या कहलाएगा? इंपीडेंस कहलाएगा। और इंपीडेंस का भी काम क्या रहेगा? करंट को अपोज करने का। सेम चीज है। तो वी नेट में देखो, नेट किसकी वजह से आ रहा है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से, इसीलिए हम नेट को क्या बोल देंगे? आई इंटू जेड बोल देंगे। क्लियर है? और यहां देखो इधर क्या लिखा जा सकता है? वी आर को क्या हम आई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वी एल को क्या हम लोग आई इंटू एक्स एल लिख सकते हैं। करंट इंटू रिएक्टेंस, क्या यहां से आई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, मतलब ब्रैकेट से बाहर आई निकल जाएगा, तो आई और आई कैंसल। इसलिए हम क्या लिख देंगे? दैट इज जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये क्या आ गया? हम हमारे पास इंपीडेंस आ गया। कोई दिक्कत? तो यहां पर एक नया चीज हमारे पास आ गया है, इंपीडेंस। क्या आ गया? ये इंपीडेंस। इंपीडेंस, इसका भी यूनिट क्या होगा? सेम ओम ही होगा। कोई दिक्कत? क्या की चीज निकाल ली हम लोग? पहला नेट वोल्टेज निकाल लिए। मैं नंबरिंग भी करते जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला हम लोग क्या निकाले? नेट वोल्टेज निकाले या वीआरएमएस निकाले। दूसरा हमने क्या निकाला? दूसरा हमने इंपीडेंस निकाल लिया। ठीक है, चलो अब तीसरा हम ये देखते हैं कि फेज डिफरेंस कितने का है। फेज डिफरेंस हम लोग हमेशा एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में ही देखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे रजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना था? 0 डिग्री। कितना था? 0 डिग्री। आप लोग इस समरी को बना के रखे हो ना, तो इस समरी में ये भी नोट कर सकते हो। मान लो आपको लिखना है क्या? 5 नंबर में फेज डिफरेंस, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5v माइनस 5i इक्वल टू कितना? यहाँ पर 0। यहाँ 5 इज इक्वल टू कितना है? पाई बाई 2 90। यहां भी 5 इक्वल टू कितना है? पाई बाई 2 90। ठीक है, अब यहां जो फेज डिफरेंस है वो 90 नहीं है, वो क्या है? 0 और 90 के बीच में कुछ वैल्यू है। ठीक, चलो तो अगला निकालते हैं क्या अपन? फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई? फेज डिफरेंस निकालना है तो ये फाई निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर ना ये मिल गया वी नेट, ये क्या हो जाएगा? वी नेट, ये हो जाएगा वी एल और ये हो जाएगा वी आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा देते हैं? फाई, मतलब स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो हम tan फाई से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा? tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो वीएल अपॉन क्या हो जाएगा? वीएल अपॉन वी आर। वीएल कितना हो जाएगा? आई इंटू एक्स एल और ये हो जाएगा आई इंटू आर। तो ये क्या आ गया? एक्स एल अपॉन आर, एक्स एल अपॉन आर। ये हो गया किसका वैल्यू? tan फाई का वैल्यू। बट आपको क्या चाहिए? फाई चाहिए। तो फाई कैसे निकाल लेंगे? फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ये फेज डिफरेंस। कोई दिक्कत? एक साथ लिख देता हूं मैं। tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर
दैट इज फाई इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक और बढ़िया चीज समझो, हम अगर चाहें तो हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? VL इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू एक्सएल। यहां पर VR इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। और ये क्या होता है? आई इंटू जेड। मतलब मैं इस ट्रेंगल के तीनों साइड को अगर देख रहा हूं तो तीनों साइड में मुझे क्या चीज नजर आ रहा है? आई कॉमन नजर आ रहा है। तो उस आई को मैं हटा दूं क्या? जब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आई तो हट जाएगा दोनों साइड से। तो इसलिए अब मैं सिर्फ अगर आई को हटाने के बाद चीजों को देखूंगा तो मुझे क्या समझ आ रहा है? ये है जेड, ये है एक्सएल और ये क्या है? आर। मतलब सब के सब करेंट को अपोज करने वाले ही बच गए यहां पर। और इसको लीड कौन करेगा? इसको लीड करने वाला है, मतलब ये एक्सएल है और ये आर है, और इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या है? जेड है। मतलब ये जो ट्रेंगल बन रहा है ये इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसी ट्रेंगल को हम लोग इंपीडेंस ट्रेंगल के नाम से भी जानते हैं। तो मैं एक अलग हेडिंग दे देता हूं, इसी को अपन एक इंपीडेंस ट्रेंगल के नाम से भी जानेंगे, इंपीडेंस ट्रेंगल। इंपीडेंस ट्रेंगल। बस एक को अच्छे से समझ जाओगे बाकी सब बन जाएगा। इंपीडेंस ट्रेंगल एक बना देता हूं मैं। ये मान लो हमारे पास एक ट्रेंगल है, तो भाई इस ट्रेंगल में क्या था? मैं दो ट्रेंगल बनाता हूं। अगर हमारे पास जो ट्रेंगल है उसका देखा जाए वैल्यू, ये क्या था? वी नेट था क्या? ये क्या था? वी आर था। और ये क्या है? VL है ना? अब यहां से इसको हम एक्सटेंड करके बनाते हैं इस ट्रेंगल को। इस जगह पे एंगल कितना था? फाई। तो यहां पर अभी भी एंगल कितना हो जाएगा? फाई। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सएल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर को रिप्रेजेंट करेगा। ये है इंपीडेंस ट्रेंगल। समझ आया? इसकी हेल्प से हम इसको बना दिए। ये क्या है? इंपीडेंस ट्रेंगल है, ध्यान रखना। ये इंपीडेंस ट्रेंगल है। तो ये इंपीडेंस ट्रेंगल में अगर मैं वापस क्या निकालना चाहूं, अगर मैं वापस इसकी हेल्प से निकालना चाहूंगा फाई का वैल्यू, तो निकाल सकता हूं। देखना, टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। डायरेक्ट आ गया एक्सएल अपॉन आर। या यहां से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये इंपीडेंस ट्रेंगल है। बात समझ आया? कौन इंपीडेंस ट्रेंगल? ये इंपीडेंस ट्रेंगल है। ये तो हमने बस इसको ऐसा करके दिखा दिया। तो इसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया? इंपीडेंस ट्रेंगल बना लिया। देख लो, बात समझ आएगी नहीं? ठीक, चलो नेक्स्ट आता है पावर लॉस। फाई का वैल्यू आप या तो वोल्टेज की हेल्प से निकाल सकते हो उस ट्रेंगल में, या तो इंपीडेंस की हेल्प से निकाल सकते हो, मतलब इंपीडेंस ट्रेंगल की हेल्प से निकाल सकते हो। दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसमें भी वही तो हुआ है कि यही तो कैंसिल ही हो गया ना। तो दोनों क्या है? सेम चीज है। पावर लॉस। अब पावर लॉस को निकालने का तरीका क्या होता है? वापस मैं इसको बना रहा हूं। देखो, अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि भाई ये हमारे पास किसका हो गया? करेंट का हो गया। ये आई हो गया। इसी में क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसको हमने क्या बोला? VR बोला। और ये किसका है? इंडक्टर का वोल्टेज है VL।
ठीक। पावर लॉस जब आप निकाले थे तो क्या था, P इज इक्वल टू था V इंटू आई। क्या था, V इंटू आई था। अब मैं थोड़ा सा और चीजों को आपको इमेजिन कराता हूं। जब हम बात किए थे प्योर आर का, जब हम लोग कहां पर देखे थे प्योर आर, तो प्योर आर में हमें क्या मिला था, प्योर आर में देखो, प्योर आर में ये करंट था और ये क्या था, वोल्टेज था। मतलब ये था वी आर और ये क्या था, करंट। ये करंट आई था और ये क्या था, वी आर। ऐसा था, ठीक। और जब इस केस में हम लोग पावर निकाले थे तो पावर कितना आया था, इस केस में पावर आया था अपने पास, इस केस में पावर P इज इक्वल टू आया था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ऐसी था, ठीक। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने प्योर सी देखा था। तो प्योर सी में क्या था, प्योर सी का ग्राफ कुछ इस तरह से था क्या, ये था करंट का और इधर क्या था, वोल्टेज था, ठीक। कितने का था एंगल इनके बीच में, फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। यहां फाइव इक्वल टू क्या था, 0 डिग्री। यहां पावर कितना आया था, 0। एवरेज पावर कितना था, 0 था। थर्ड देखो, थर्ड जब हमने किसका बात किया था, प्योर प्योर इंडक्टर का। तो प्योर इंडक्टर में ये था करंट और ये क्या था, वोल्टेज VL। यहां भी फाइव कितना था, फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री था। और पावर कितना आया था, पावर P इज इक्वल टू 0। ठीक। आपको एक बढ़िया चीज समझ आ रहा है, एक्चुअल में ये करंट और वोल्टेज आरएमएस ही तो होता है। जब आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो हमको पावर मिल रहा है। और जब आरएमएस वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो हमको पावर नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पावर 0। और अब हम जो डायग्राम देखने वाले हैं, जो फेजर डायग्राम, वो कहीं ना कहीं आर और एल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों के नेचर पे तो डिपेंड करेगा। चलो, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वी आर है और ये क्या है, वी एल है। जब मैं इसका नेट बनाऊंगा तो नेट इसके बीच में कहीं आ रहा है क्या, तो नेट देखते हैं एक बार। नेट इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये है फाई। फाई एंगल पे क्या आ रहा है, वी नेट आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर एम एस कह रहे हैं, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ई आर एम एस कह रहे हैं। ठीक है। आप बताओ यहां पर करंट के साथ में कितने एंगल पे है, पाई पे है। मतलब ना तो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है और ना प्रॉपर वर्टिकल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। चलो, तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट हमको मिलने वाले हैं। इसका जो पहला कंपोनेंट आएगा वो होगा इधर पे, ये देख लो, वी नेट का पहला कंपोनेंट। समझ आया, ये क्या है, वी नेट फाई एंगल, तो ये हो जाएगा वी नेट साइन फाई। इसका दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, इधर पे, ये क्या हो जाएगा, वी नेट कॉस फाई। इसकी वजह से पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू 0, क्योंकि करंट के साथ कितना एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री। इसकी वजह से पावर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से पावर हमको मिलने वाला है। क्या ये 0 होगा, नहीं। इसकी वजह से एवरेज पावर 0 नहीं होगा, इसकी वजह से एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गया, ये एवरेज पावर यहां 0 हो गया और यहां पर एवरेज पावर 0 नहीं होगा। मतलब जिसकी वजह से नहीं हो रहा है उसी की वजह से तो पावर मिलेगा। जब सेम फेज में आएगा नेट वोल्टेज, तो जितना कंपोनेंट उसका नेट सेम फेज में आ रहा है उसकी वजह से पावर मिलेगा और इसकी वजह से पावर नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे पावर के बारे में, सो पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, नेट वोल्टेज क्या है, वी नेट कॉस फाई, और क्या है,
इनटू करंट क्या है आई, और आई को क्या बोलेंगे हम लोग आई आर एम एस। मतलब इसी को मैं अगर ठीक से लिखूं तो ये क्या बन रहा है देखना जरा, इसी को अगर मैं ठीक से लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, पावर P इज इक्वल टू, पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या वी आर एम एस, ये हो जाएगा वी आर एम एस, और करंट आई क्या हो जाएगा आई आर एम एस, और इधर पे क्या आ जाएगा कॉस फाई। ये मिल गया हमको एवरेज पावर का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? और इस एवरेज पावर में आपको एक चीज एक्स्ट्रा दिख रहा है जिसका नाम है कॉस फाई, और इस कॉस फाई को हम क्या बोलते हैं, इस कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। इस कॉस फाई क्या कहते हैं हम लोग, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये क्वालिटी ऑफ पावर बारे में बताता है, पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने बस रिलेट करने के लिए बताया है, ये एक्स्ट्रा चीज है मान के चलना, ये सारा चीज यहाँ पर इसको बताना जरूरी था मुझे समझाने के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अलग से बनाया है। आप भी चाहो तो इसको नोट करके ऐसे लिख लेना किनारे पे कहीं, जब नोट्स बनाओगे तो। समझ पाए क्या पावर लॉस के बारे में? ठीक है, तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या आ गया, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब मैजिक देखो इसका, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप प्योर आर का निकाल सकते हो। कॉस फाई इक्वल टू फाई इक्वल टू 0 तो 1 हो जाएगा, तो वी आर एम एस आई आर एम एस देखो इसका आ गया पावर। जब 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर के लिए 0, कैपेसिटर के लिए 90 पुट करो क्या आ जाएगा 0। देखो मतलब अब ये हमारा मास्टर फॉर्मूला बन गया, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, जहां कॉस फाई क्या है पावर फैक्टर, कॉस फाई पावर फैक्टर है, और फाई क्या है फेज डिफरेंस। तो पावर फैक्टर को लिख सकते हो आप, पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। क्या होता है पावर फैक्टर कॉस फाई। अच्छा, अब आपको अगर कॉस फाई निकालने का मन करे तो, कॉस फाई निकालने का मन करे तो इंपेडेंस ट्रायंगल का हेल्प ले लो। ये देख लो इंपेडेंस ट्रायंगल का हेल्प ले लेते हैं अपन। चाहे हम इंपेडेंस ट्रायंगल का हेल्प लें या फिर ओरिजिनल वाले का हेल्प लें, दोनों चीज क्या रहेगा सेम रहेगा। यहां पर क्या होता है, ये होता है क्या वी आर, यहां पर एंगल फाई, ये क्या होता है वी नेट, यहां पर क्या होता है वी एल। और अगर इंपेडेंस ट्रायंगल की हम बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा Z, यहां पर क्या आ जाएगा R, और ये क्या हो जाएगा XL। तो दोनों में से किसी के हेल्प से भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे यहां से निकालना है तो यहां से कैसे निकाल लेंगे अपन, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बेस क्या है वी आर, हाइपोटेनियस क्या है वी नेट, ये क्या हो जाएगा आई इंटू आर और आई इंटू जेड, मतलब क्या आ जाएगा ये आर अपॉन जेड। ये हो गया एक तरीका इससे निकालने का, या दूसरा हम लोग इससे निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आर अपॉन जेड। तो अल्टीमेटली आना क्या है, अल्टीमेटली आना है आर अपॉन जेड। ये है कॉस फाई, कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा आर अपॉन जेड। देख लो भाई, बाकी ये तो सब मैंने निकाल के तरीका सिखा दिया, आर अपॉन जेड। ठीक है, जो फाई है इस फाई के बारे में आपको धीरे से समझ आएगा। फाई एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर एक्स अपॉन आर होगा, क्योंकि एक्स अस्सी भी तो आ जाएगा आने वाले टाइम में। और कुछ छूटा क्या इसमें, नहीं, सारा कुछ क्लियर हो गया। देख लो, इतना ही चीज देखने का था, और इससे ज्यादा कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो करेगा, लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस कहाँ पर है, वहीं पे लिख देता हूं मैं। कहाँ पर है फेज डिफरेंस, यहीं पे ना। फेज डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर कहाँ लिखूं, कहीं जगह दिख रहा है लिखने का, यहाँ लिख दूं क्या, या यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है यहीं लिख दूं।
देखो, इन RL in series RL circuit, V is leading by I by एंगल फाई, बाई एंगल फाई एंगल से क्या करेगा, लीड करेगा। कौन लीड करेगा, कौन लीड करेगा, वोल्टेज। अब देखो मैं मस्त चीज बता रहा हूं, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने बॉडी पोजीशन वाले पे। ये क्या है, करंट। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, इंडक्टर का वोल्टेज। मतलब ये है आर सर्किट, ये है एल सर्किट, और इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया, आर एल सर्किट। क्या हो गया ये, आर एल सर्किट, आर एल, और ये क्या हो गया, आर एल। ये क्या है, सी, आर सी, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आर सी सर्किट। समझ आ गया। देखो नेक्स्ट, ये क्या है, एल, ये क्या है, सी, एल सी, एल सी, ये क्या हो जाएगा, एलसी सर्किट। मतलब एलसी सर्किट में एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, ठीक है। तो अब आप, अच्छा एक और बढ़िया चीज बता रहा हूं, देखना। जैसे हमें कभी नेट वोल्टेज निकालने की जरूरत पड़ेगा, क्या निकालने जरूरत पड़ेगा, नेट वोल्टेज। मान लो नेट वोल्टेज जो है एक का 5 है, किसका, वी आर का, और वीएल का भी 5 है। आर का 5 है और एल का भी 5 है, तो कितना हो जाएगा, नेट क्या होगा, नेट ये 5, ये 5, दोनों का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा 5√2। क्या हो जाएगा, 5√2। मान लो आर क्या है, 3 है, और ये क्या है, 4, तो दोनों का नेट कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको हाइपोटेनियस का फील करा रहा है, आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रियलाइज करा रहा है। समझ आ रहा है ना, ठीक। आप लोग अगर कभी ऐसा खुद करके प्रैक्टिस करोगे, देखना और ज्यादा मजा आएगा, और जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगा। ये सुबह सुबह कुछ दिन अभी एक्सरसाइज करने के पर्पज से कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग आरसी सर्किट। नेक्स्ट है आरसी सर्किट। चलो पहला चीज हम बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। ये हो गया आर, और एक क्या ले लेते हैं, सी, कैपेसिटर। आरसी सर्किट, एसी सोर्स ले लिए, रेजिस्टेंस आर हो गया, कैपेसिटर सी हो गया, और ये क्या है, सोर्स। सोर्स का वोल्टेज हम लोग क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे या वी मान लेंगे, और इसका वैल्यू हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। किसी इंस्टेंट टी पे, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टी पे क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट टी पे यही जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज यहां पर ड्रॉप के फॉर्म में आ जाएगा वी आर और वीसी में। बात समझ आएगी नहीं, तो एट एनी इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर प्लस वीसी। अच्छा करंट की बात करेंगे तो करंट आई जो फ्लो होगा वही क्या होगा, आई आर होगा, और वही क्या होगा, आई सी होगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट बनाते हैं फेजर डायग्राम, क्योंकि सारा खेल अब फेजर डायग्राम से ही होने वाला है। फेजर डायग्राम,
सबसे पहला चीज, करंट कहां पर रहेगा, इस फेज में रहेगा, ठीक है। क्या हो गया ये, आई, करंट आई हो गया। करंट आई हो गया, ठीक। क्या हो गया है, कौन से क्लास का, कौन आए, अच्छा, इसका बोल दो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे वो घर भिजवा देंगे आपको करके, बाकी के दिखवा दो। चलो देखो, फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, पापा नहीं आएगा दोनों, जाना थोड़ी उधर। कहाँ पहुंचे थे अपन, इन रजिस्टिव सर्किट। पहले बात कर, रजिस्टिव सर्किट में आर की वजह से क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम फेज में, वोल्टेज कहाँ रहेगा, सेम फेज में, तो ये हो जाएगा वोल्टेज सेम फेज में, और इसको हम क्या बोलेंगे, वी आर, वोल्टेज सेम फेज में आ गया, ठीक है। अब कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है, कौन लीड करता है, करंट, तो करंट कहाँ आ जाएगा, करंट आगे, और वोल्टेज क्या हो जाएगा नीचे, मतलब वोल्टेज लैग करता है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज। एक मिनट ना, ये आ गया वोल्टेज इधर पे, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, वी सी बोलेंगे, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। क्या हम इसका डायरेक्टली वी नेट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों का फेज क्या है, अलग अलग है। कितना फेज डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों में, 90 डिग्री का है, तो दोनों वोल्टेज को तो ऐसे ही हम लोग ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमको वेक्टर सम यूज करना पड़ेगा। और जब वेक्टर सम यूज करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर सम यूज करेंगे तो यहां पर इसको आगे प्रोजेक्ट करेंगे, सिमिलरली इसको भी आगे प्रोजेक्ट करेंगे, और ये दोनों जिस जगह पर मिल रहे हैं, ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं, ये इस जगह पर, ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नेट। ये देख लो, ये क्या हो जाएगा, वी नेट, ये है वी नेट। कोई दिक्कत समझने में, तो ये वी नेट हो गया, इसको आप चाहो तो वी आर बोल सकते हो, और इसको भी क्या बोल सकते हो, वी सी बोल सकते हो। यहां से अब हम पहला चीज निकाल सकते हैं क्या, वी नेट, तो वी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, वी नेट का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं हम लोग, वी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा वी आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, और यही एक्चुअल में क्या है, यही एक्चुअल में वी आर एम एस जो हम बैटरी के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये देख सकते हो, यही क्या टोटल वी नेट है, या इसी क्या बोल सकते हो, वी आर एम एस या फिर ई आर एम एस, बात एक ही है। ई आर एम एस बोलो या वी आर एम एस बोलो, एक ही चीज है, समझ आए कि नहीं। दूसरा चीज यहीं से हम और क्या कर सकते हैं, क्या इसको मैं आई इंटू जेड लिख सकता हूं, जब रेजिस्टेंस के साथ में या इंडक्टर आ जाए या कैपेसिटर आ जाए, तो अब करंट अपोजिंग नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपीडेंस कहेंगे, तो ये हो जाएगा आई इंटू जेड, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, आई आई कैंसल हो गया, तो यहां पर z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा अब, इम्पीडेंस, जिसका यूनिट क्या होगा, ये हो गया सेकंड चीज। कोई डाउट, ठीक। तो हमने निकाल लिया क्या, नेट वोल्टेज निकाल लिया, और नेट क्या निकाल लिया, इम्पीडेंस। अब अगर आपको करंट निकालने का मन करेगा तो करंट निकालने के लिए फिर ये वी नेट और जेड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिछली बार में नहीं बताया था क्या, करंट कैसे निकलेगा, कहाँ गया करंट, करंट अगर यहां पर से करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालेंगे, यहीं पे लिख देता हूं, बॉक्स बना देता हूं मैं,
इसी कर दूं क्या फोर्थ, आई आर एम एस या आई एक ही चीज है ना, आई बोलो या आई आर बोलो या फिर आई एल या आई आर एम एस, क्या हो जाएगा ये वी आर एम एस अपॉन वी आर एम एस अपॉन क्या हो जाएगा जेड। तो लो यहीं पे लगा दिया, फोर्थ क्यों लिख दिया मैं, थर्ड होगा ना ये तो, थर्ड। ठीक, यहां भी कर देता हूं, थर्ड आई इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई सी, ये इसी को अपन क्या बोल सकते हैं आई आर एम एस, ये कैसे निकलेगा वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक, तो नेट वोल्टेज निकालने का भी तरीका अपने पास है, नेट करंट निकालने का भी तरीका अपने पास है। नेक्स्ट आता है फेज डिफरेंस। फिर से फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, फेज डिफरेंस होगा फाई, फेज डिफरेंस क्या होगा फाई, देखो तो 10 फाई ये हो जाएगा फाई, ये क्या होगा फाई। करंट आई से ही ऑलवेज एंगल बनेगा, याद रखना कहां से बनेगा करंट आई से। तो सीधा हम क्या करते हैं फेज डिफरेंस निकालने के लिए इंपीडेंस ट्रायंगल का यूज करते हैं डायरेक्ट, यूज इंपीडेंस, दोनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा है ना। चलो देखें, यहां पर एंगल कितना बन रहा है फाई, ये क्या हो जाएगा वी आर। अच्छा नीचे बन रहा है क्या ट्रायंगल, देखो ये क्या हो गया वी आर, ये क्या हो गया वी नेट, और ये क्या हो जाएगा वी सी, या इन टर्म्स ऑफ हम इंपेडेंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये आर, ये क्या हो जाएगा जेड, और ये क्या हो जाएगा एक्स सी। फाई एंगल कहां पे बनेगा, फाई एंगल कुछ गड़बड़ बना दिए क्या, अच्छा मैं यहां से खिसका दिया उसको कॉर्नर, वी आर और वी सी के बीच में यहाँ नेट, ठीक है वी आर और नेट के बीच में बनेगा, बट मैं इसको उल्टा कर दिया थोड़ा सा, फिर से वापस मिटाता हूँ। ठीक है ना, अब वही हो गया। अच्छा इधर पे ऐसा है, अब ठीक है क्या, अभी भी ठीक नहीं है, ये है ना ये, सही है वी आर वी सी, ठीक है वी सी इधर को ले लेंगे, चलो आ जाएगा बन जाएगा अभी। ये क्या हो जाएगा वी आर, ये क्या होगा वी सी, और ये क्या हो जाएगा वी नेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एंगल कितना है फाई। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा आर एक्स सी और जेड, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है फाई, तो क्या हो जाएगा 10 फाई। भाई 10 फाई के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बेस
टेन फाइव परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर में कौन आ रहा है देखो, VC आ रहा है, तो ये हो जाएगा VC अपॉन VR, मतलब नीचे रहेगा I इंटू आर फिक्स और नीचे ऊपर क्या हो जाएगा I इंटू XC। I और I कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा है इसका XC अपॉन आर, ये एक तरीका निकालने का, और इसकी हेल्प से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टेन फाइव इज इक्वल टू, डायरेक्ट निकाल लो, बेस क्या हो जाएगा R और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा XC, या फिर हम लोग फाई निकाल सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स XC अपॉन R। तो 10 में क्या करना है, बस XC अपॉन X अपॉन R रहेगा, मेन जो बेस फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा X अपॉन R। तो X अगर C है तो XC अपॉन R, L है तो XL अपॉन R, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आएगा पावर लॉस, नेक्स्ट क्या आएगा पावर लॉस, तो पावर लॉस फिर से क्या होगा सेम चीज, ये मान लो क्या हो गया I, और इधर ही पे क्या लेंगे अपन VR लेंगे, तो ये हो जाएगा VR, और इधर पे क्या आ जाएगा VC आ जाएगा, दोनों का नेट किधर आएगा इन दोनों के बीच में, ये नेट आ जाएगा, ठीक, V नेट। एंगल कहाँ से बनेगा फाई, ये ध्यान रखना, बाद में कंफ्यूज हो सकते हो, I के साथ ही बनेगा, फाई एंगल कहाँ बनेगा I के साथ में, तो ये हो जाएगा V नेट, और V नेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर पे आ जाएगा, और एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा V नेट, या फिर क्या बोल सकते हो VRMS, तो VRMS साइन फाई जो कि परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा ये 0, इसके लिए पावर क्या हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या रहेगा VRMS कॉस फाई, इसके लिए पावर 0 नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, पावर फैक्टर को इधर ही कर देता हूं, यहां से आप पावर P एवरेज पावर इक्वल टू क्या कर सकते हो फिर से VRMS इंटू IRMS, और क्या हो जाएगा ये cos फाई, सेम फॉर्मूला, कोई अलग चीज नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। पावर फैक्टर, यही तो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos फाई, क्या हो जाएगा cos फाई, है ना, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो cos फाई इज इक्वल टू, ट्रायंगल को बना लो वापस, ये देख लो ट्रायंगल ले आते हैं, cos फाई क्या आ जाएगा cos फाई इज इक्वल टू, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब R अपॉन Z, सेम चीज है क्या, ये अलग है, सेम चीज है, ये cos फाई हो गया, खत्म। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर का सर्किट आता है LC सर्किट, LC सर्किट मतलब यहां पर सिर्फ क्या रहेगा L रहेगा और C रहेगा, R मिसिंग रहेगा। अब E इक्वल टू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, सॉरी इंडक्टर है इस बार, तो ये क्या हो जाएगा L, और इसका क्या हो जाएगा कैपेसिटर C हो जाएगा। एट एन इंस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर VL ड्रॉप हो जाएगा
और यहाँ पे VC ड्रॉप हो जाएगा। ये VC ड्रॉप हो जाएगा। यही क्या बनेगा और V नेट बनेगा, या V नेट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, TRMS या फिर VRMS बोल सकते हैं ना। ठीक, एट एनी इंस्टेंट टी पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखो बैटरी का जो EMF है E, वो VL प्लस VC बन जाएगा, है ना। अब क्या बनाना रहेगा अपने को, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या, यहाँ पे जो बैटरी से करंट निकल रहा है वही करंट इंडक्टर में फ्लो होगा और वही कैपेसिटर में फ्लो होगा। ठीक है, सबसे पहले करंट का फेजर बना लेते हैं। करंट किधर जाएगा, हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा करंट। ये किसका हो गया, करंट का। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तब कहाँ जाता हो, सेम फेज में, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो फिर किसको बनाना पड़ेगा, इंडक्टर को। इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है, लीड की लैग, लीड करता है, तो ये बन गया इंडक्टर का वोल्टेज VL। ये हो जाएगा VL। नेक्स्ट क्या बनाते हैं, VC। तो VC में क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया VC। कोई दिक्कत भाई, अब इन दोनों की वजह से नेट वोल्टेज आएगा। नेट वोल्टेज किन की वजह से आएगा, VL और VC की वजह से आएगा। ठीक, तो सोचो कि दोनों तो अपोजिट हो गए ना, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो एक दूसरे को जीरो कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू कम हुआ या किसी एक का ज्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहां से हम दो केस ले सकते हैं। पहला, देखो केस वन अगर मान लो क्या हुआ, जो VL है ये ग्रेटर दोनों का किससे, VC से, तो भाई जो V नेट आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर VL बड़ा हुआ, अगर VL क्या हुआ, बड़ा हुआ, ये तो रह गया करंट का फेजर, करंट I का फेजर, है ना। फर्स्ट केस में अगर VL बड़ा हुआ, फर्स्ट केस में अगर VL बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, V नेट का वैल्यू, ये हो जाएगा V नेट। और V नेट को कैसे लिखेंगे देखना जरा, VL माइनस VC, VL माइनस VC, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल में किसको, V नेट को। ये तो मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया है ना। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर से क्या है, ये केस नंबर 1, तो ये हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा V नेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, V नेट कहेंगे। कोई दिक्कत, मतलब सीधी सी बात है, V नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, V नेट इज इक्वल टू आ जाएगा VL माइनस VC।
ठीक। नेक्स्ट, अब सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस क्या ले लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, इफ VC इज ग्रेटर देन VL। अगर VC बड़ा हो गया तो ये तो हो गया किसका, करंट का। और VC बड़ा हो गया तो किधर आ जाएगा, ये VC के साइड आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा VC के साइड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा VC माइनस VL। यही होगा क्या, V नेट। कोई दिक्कत, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री का, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री का। और यही एक्चुअल में क्या है, फेज डिफरेंस करंट और नेट वोल्टेज के बीच में, है कि नहीं। चेक कर लो भाई, ये तो नेट हो गया ना, और ये क्या हो गया करंट। मतलब अगर L और C दोनों एक साथ है तो भी देखो हमको फेज एंगल कितना मिल रहा है 90 डिग्री। तीन केस में 90 मिलता है, प्योर L, प्योर C और L और C। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, V नेट इज इक्वल टू, इस केस में V नेट इज इक्वल टू VC माइनस VL। मतलब अल्टीमेटली V नेट जो है, जो बड़ा है उससे छोटा को घटा दो, सीधी सी बात। देख लो, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो जेड निकाल लें। नाउ हम कोई भी एक केस को ले लेते हैं। वी नेट इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, वी नेट इज इक्वल टू मिला है VL माइनस VC। मान लो हम कोई भी एक कंडीशन को अपने से सॉल्व करते हैं, यही एक्चुअल में क्या हो जाएगा, VRMS हो जाएगा। ठीक है, तो वी नेट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू जेड। क्या लिख सकता हूँ, I इंटू जेड। VL क्या हो जाएगा, I इंटू XL, और ये क्या हो जाएगा, I इंटू XC। तो Z इक्वल टू आ जाएगा XL माइनस XC, XL माइनस XC। मतलब ये एक ऐसा केस है जहां पर इंपेडेंस कम हो रहा है, देखो है ना, L और C दोनों है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेट का वैल्यू यहां पर कम हो रहा है। या आप चाहो तो इसी को उल्टा भी कर सकते हो, और करके मतलब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, और Z इक्वल टू XC माइनस XL। कब, वेन हाँ VC इज ग्रेटर देन VL। तो दोनों केस को हमने समझ लिया, चाहे हम XL माइनस XC बोले या XC माइनस XL, बात क्या है, सेम ही है। क्या क्या निकाल लिए, अब देखेंगे फेज डिफरेंस, है ना। मतलब ये प्योर एसी सर्किट है, ये क्या है, प्योर एसी सर्किट। कहने का मतलब इसमें तो रेजिस्टेंस भी नहीं रहा। अगला क्या है, फेज डिफरेंस। अच्छा करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, और
लिख लेता हूं करंट को भी यहीं पर, एंड करंट, करंट कैसे निकलेगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई सी इक्वल टू आई एल, सब सेम होगा ना, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन जेड। जेड कैसे निकालेंगे, जेड हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल। फेज डिफरेंस, अगला फेज डिफरेंस, हम अब मोस्टली एक ही केस के बारे में बात करेंगे, इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, उसका ही बात कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं दो दो को एक साथ बात करने का, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। ये क्या हो गया, करंट आई, और ये क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। हाँ, करंट किसमें, पिछले वाले में, नहीं बोले हैं, ये तो है ना करंट, यहां पर ना लिख के अलग से लिख दिया, तो यहीं पर भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है। ये फर्स्ट हो गया नेट वोल्टेज, ठीक है ना, ये भी फर्स्ट है, सेकंड इंपेडेंस था, ये सेकंड था, और ये कहाँ पे, कहाँ, देखो ये क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, या इसी को हम क्या बोलेंगे, वी नेट कहेंगे, है ना। तो ये फेज डिफरेंस क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल है, देखो तो यही तो है क्या एंगल, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री ही डायरेक्ट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहां पर, इन सीरीज एलसी सर्किट V is leading by current by पाई बाई 2 या फिर 90 डिग्री। आया समझ में, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2। इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं। चलें आगे, नेक्स्ट पावर लॉस। कितना हो जाएगा पावर लॉस बताओ, एल और आर के रहने से कुछ होता है पावर लॉस, तो क्या डायरेक्ट अपन लिखें फॉर्मूला के साथ, वी आर एम एस आई आर एम एस, और ये हो जाएगा क्या कॉस फाई, तो कॉस फाई मतलब 90 डिग्री, तो वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस 90 डिग्री, मतलब सीधी सी बात है पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, नो पावर लॉस। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या हो जाएगा
कॉस फाइव, कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। क्या यहाँ आर है, नहीं, जीरो, जीरो अपॉन जेड, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ भी पावर फैक्टर जीरो आ गया, पावर फैक्टर क्या आ गया, यहाँ जीरो आ गया। और कुछ बचा क्या, नहीं, खत्म। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ तक पहुंचे थे अपन, चेक करता हूँ एक बार। 47 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। लो पढ़ो क्वेश्चन, बताओ आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। क्या बोले, टू केबल्स ऑफ कॉपर आर इक्वल लेंथ, मतलब लेंथ क्या है कॉपर का, इक्वल है। वन ऑफ देम हैज अ सिंगल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देखो दो तरीके का हमारे पास कॉपर का वायर है। एक जो कॉपर का वायर है ये कुछ इस तरह से है, सिंगल वायर है, क्या बोल रहा है, हैज अ सिंगल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। बोल रहा है वाइल अदर हैज 10 वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल, और दूसरा जो बना है ना वो 10 वायर को मिला के बना है ऐसे, ये एक वायर हो गया, 2 वायर हो गया, ये समझ लो ये क्या है, एक वायर है ना। ये दूसरा हो गया, थर्ड, ये ऐसे कितने सारे मिल गए, 8, दो और मिलाना है। लो ये क्या है, पूरा 10 का एक वायर है, एक बंडल, ये एक वायर है, और इस पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a/10 नहीं है, पूरा मिला के a है। हाँ एक का कितना है, एक का a/10, ठीक है। तो ये समझ लो कि एक हमारे पास एक सिंगल वायर है और एक जो है 10 को मिला के बनाया गया है, ठीक। तो पूछ रहे आगे, गिव देयर सुटेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसी डीसी। तो एसी और डीसी में, एसी और डीसी जो करंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग किसको किसको यूज करेंगे, कौन सुटेबल रहेगा, कौन सुटेबल रहेगा, पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला, ये जो मल्टीपल है ये मल्टीपल और ये क्या है, सिंगल है। तो मल्टीपल को हम लोग मतलब पहला ये तो समझ लो कि सिंगल को हम किसके लिए यूज नहीं करेंगे, एसी के लिए यूज नहीं करेंगे, सिंगल को एसी के लिए यूज नहीं करेंगे। तो जहां भी सिंगल के लिए एसी दिख रहा होगा उसको काट दो। सिंगल के लिए एसी कहां पर दिख रहा है, डी पे, और कहां दिख रहा है, सिंगल स्टैंड्स फॉर डीसी, ये तो ठीक है, मल्टीपल स्टैंड्स फॉर एसी।
एसी के लिए मल्टीपल को तो यूज करेंगे, सही बात है, ठीक है, तो एसी मल्टीपल के लिए तो यूज हो जाएगा, और सिंगल को हम लोग डीसी के लिए यूज करेंगे, ये भी ठीक बात है। ठीक, एक बात बताओ, डीसी के लिए ये तो यूज होगा ही होगा, लेकिन इसको भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, इसको हम लोग डीसी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीसी का मतलब किससे होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया से। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सेम। डीसी को मतलब है भाई, डीसी को मतलब है किससे? क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, जो कि क्या है यहां पर? सेम है। जबकि एसी को किससे मतलब है? एसी को मतलब है सरफेस एरिया से, है ना, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया जो है मल्टीपल वाले का ज्यादा है। मल्टीपल वाले का क्या है? ज्यादा है, किससे? सिंगल से। तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन, ओनली मल्टीपल स्ट्रेंड्स फॉर एसी आइदर फॉर डीसी, मतलब मल्टीपल को हम लोग एसी के लिए भी कर सकते हैं और डीसी के लिए भी कर सकते हैं। सबसे सुटेबल ऑप्शन फर्स्ट लग रहा है। यहां पर ओनली मल्टीपल स्ट्रेंड फॉर एसी, ओनली सिंगल स्ट्रेंड फॉर डीसी, मल्टीपल को डीसी के लिए भी कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ज्यादा करेक्ट नहीं है। ओनली सिंगल स्ट्रेंड्स फॉर डीसी और आइदर एसी, बोल रहा है कि सिंगल को हम लोग एसी डीसी दोनों के लिए कर सकते हैं, तो सिंगल को कहां एसी के लिए करेंगे, है ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, समझ आया कि नहीं? ये एग्जाम में ऐसे ऑप्शन ही हमारा दिमाग खराब करता है एक्चुअल में। अभी जितना इसको समझने के लिए हम फ्री माइंड से सोच पा रहे हैं, उतना वहां नहीं सोच पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग खराब करता है और लगता है कि अरे यार एकदम टफ आ गया है। अगला क्वेश्चन 48। अच्छा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन हमारा, देखो तो क्या रहा है आंसर, बताओ। कितना आ गया? 50 ओम। निकालना क्या है? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है? Z इक्वल टू, इम्पिडेंस Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर R है तो R स्क्वायर प्लस अगर XL है तो XL स्क्वायर, या X80 रहता तो X80 स्क्वायर। तो अपने को क्या दिया है? अपने को V दिया है, VL दिया है और VR दिया है, VL और VR दिया है ना, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू कितना है? 120। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इंटू एक्सएल लिख सकते हैं क्या? I इंटू एक्सएल। तो यहां से I का वैल्यू पता है, 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा? I की जगह पे, I की जगह पे कितना है? I जो दिया हुआ है ये है I इक्वल टू 3 एम्पियर, यही RMS वैल्यू है ना, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्सएल। तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 ओम। और वी आर इज इक्वल टू कितना है? 90, जो कि कितना हो जाएगा? आई इंटू आर। तो 90 इज इक्वल टू आई की जगह पे 3 और ये हो जाएगा आर, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 ओम आ जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। सबसे पहले 10 तो मैं बाहर कर देता हूं, तो अंदर क्या रह जाएगा? अंदर रह जाएगा 9 प्लस 16 मतलब 25, तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 ओम। और वैसे भी हम देख के बता सकते हैं, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में आ गया क्या? 3 और 4 का कितना होता है?
5, तो 30 और 40 का कितना हो जाएगा 50, ये आंसर है। ठीक, आगे चल के धीरे से आप थोड़ा सा ज्यादा इमेजिन करना सीख जाओगे तो आपको ये फायदा मिलेगा कि जैसा ये मतलब यहां इंपीडेंस वैसे ही आ रहा है जैसे वोल्टेज आता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं थोड़ा सा और जाकर के फॉर्मूले को लिखूं तो ये क्या होता है, वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल प्लस वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, यही तो होता है क्या, है ना। तो करंट करंट तो कट गया, तो जैसा वोल्टेज है वैसा ही नेट वोल्टेज आएगा और वैसा ही क्या आ जाएगा, उसका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस, नेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंपीडेंस। तो ये मान के चलो कि अगर हमारे पास एक वोल्टेज 90 है और दूसरा वोल्टेज कितना है 120 है, तो वहां से हम क्या करेंगे, करंट को डिवाइड कर दिए, करंट को डिवाइड करने के बाद ये क्या मिल जाएगा 40 और ये क्या मिल जाएगा 30, तो 40 और 30 के बीच में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसको होमवर्क देते हैं। 48 है, 49, ये होमवर्क क्वेश्चन है। 50, ये भी होमवर्क क्वेश्चन। 51, ये भी होमवर्क क्वेश्चन। कंटिन्यू करें कि गैप दें? चलो ठीक है फिर। और क्वेश्चन है क्या? ठीक है, चलो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। बाय, थैंक यू।